नमस्कार दोस्तों, आज हम गुप्त काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गुप्त काल की समय सीमा कब से कब तक थी? तो ये थी 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। दूसरा हमारा प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? श्री गुप्त। श्री गुप्त, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन था? श्री गुप्त। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किस समय को कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस समय सब कुछ में समृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी? गुप्त वंश की राजधानी, ये बहुत बार पूछा गया है, कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। गुप्त संवत या वल्लभी संवत कब चलाएगी? ठीक है, जैसे शंख संवत, विक्रम संवत, इसी प्रकार गुप्त संवत किसने चलवाई थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा चलाई गई थी। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा चलाई गई थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा तो चलाई गई और चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा इसका प्रयोग किया गया मथुरा अभिलेख में। किसमें? मथुरा अभिलेख में। राजदंपति प्रकार के सिक्के किस शासक ने चलवाए? तो राजदंपति प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन, 100 युद्धों का विजेता कविराज किस शासक को जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन, ये तो आपको ध्यान में रखना है। ये किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। मुद्रा का भारतीकरण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और वैसे आधुनिक मुद्रा रुपया, ठीक है, इसका भारतीयकरण किसने किया? आधुनिक रुपया का शेरशाह सूरी ने, ठीक है। उस समय गुप्त काल से के संदर्भ में पूछे तो चंद्रगुप्त, नहीं समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वजकारी गरुड़ प्रकार के सिक्के किस शासक ने चलाई? तो ये चलाई समुद्रगुप्त ने। किसने चलाई? समुद्रगुप्त ने। आगे हमारा प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक ने लिखवाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये समुद्रगुप्त ने लिखवाई। इसके लेखक कौन है? लेखक भी पूछे गए हैं, ये आपको देखना, कौन रखना है? हरिसेन। कौन थे इसके लेखक? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। कर्षण चरित्र की रचयिता कौन है? कर्षण चरित्र की रचयिता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम क्या था? दत्त देवी। क्या नाम था? दत्त देवी। चंद्रगुप्त का चंद्र नाम कहाँ से मिलता है? यानी चंद्रगुप्त का चंद्र नाम है वो कहाँ से, किस स्तंभ या शिलालेख से मिलता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, महरौली स्तंभलेख से। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं प्रश्न इंपॉर्टेंट बताऊँ वो तो आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, आगे पूछे जाएंगे और पूछे भी जा चुके हैं। तो ग्राम पंचायत का उल्लेख सांची अभिलेख, मध्य प्रदेश। सांची कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। यह चंद्रगुप्त के सेनापति आम्र का द्रव्य का है, ठीक है। आम्र का द्रव्य के समय का उसने लिखवाया था। ये सांची अभिलेख में ग्राम पंचायत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त को विष्णु भक्त कहाँ बताया गया है? तो चंद्रगुप्त विष्णु भक्त था, ठीक है। ये महरौली स्तंभ लेख में बताया गया। तो कहाँ है? दिल्ली में। महरौली स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त को विष्णु भक्त बताया गया। गुप्तों ने किसके सहयोग से शकों को हराया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ठीक है। गुप्तों ने किसके सहयोग से शकों को हराया? तो ये वाकाटकों के सहयोग से, वाकाटकों, ठीक है। व्याघ्र निहिता के सिक्के को सिंह निहिता में किसने बदला? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त की अधिकांश मुद्राएं कहाँ मिली? यह वो ध्यान रखना, कहाँ मिली? अयोध्या से। नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके दरबार में नवरत्न भी थे, नवरत्न थे। अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे और इसके दरबार में भी
नवरत्न थे। कौन कौन थे? कालिदास। कौन कौन से नवरत्न थे? कालिदास जो एक कवि थे, ठीक है। धन्वंतरी चिकित्सक थे। वेताल भट्ट जादूगर था। अमर सिंह कोशकार था, ठीक है। और शपणंक ज्योतिषी, और ये शंकु शंकु वास्तुकला था, वास्तुकला में निपुण था, ठीक है। वररुचि ये व्याकरणाचार्य था, ठीक है। ये एक ध्यान में रखना है। वरामीर जो कि ज्योतिषी, ये ब्रह्मांड नहीं आता क्या, ब्रह्मांड, इसके बारे में इसका विद्वान था। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। इसका मूल नाम क्या था? कुंड। ये बहुत बार पूछा गया है। फाहियान ये एक चीनी यात्री था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसकी पुस्तक भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। फो क्योंकि इसकी पुस्तक का नाम है। कब आया ये? 399 ईस्वी में ये भारत आया। कब आया? 399 ईस्वी में भारत आया। गुप्तों में सबसे लंबा शासन किस शासक का था? तो ये सबसे लंबा शासन था कुमारगुप्त का। किसका था? कुमारगुप्त का गुप्तों में सबसे लंबा शासन था। सर्वाधिक सिक्के व विलेख किस शासक ने लिखवाए? तो सर्वाधिक सिक्के व विलेख किसने लिखवाए? कुमारगुप्त ने। किसने लिखवाए? कुमारगुप्त ने। ये सिक्के हैं, ये सिक्कों नहीं है। सिक्कों पर गरुड़ की स्थान पर मयूर की आकृति किस शासक ने अंकित करवाई? तो ये करवाई कुमारगुप्त ने। किसने करवाई? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कि कुमारगुप्त ने। इसे नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया? सुदर्शन झील स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का ये मूलतः मौर्य काल में बनी थी। इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया एग्जाम में। सती प्रथा भारत में सती प्रथा का भारत में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एरण विलेख जो कब का है? 510 ईस्वी में भानुगुप्त का सामंत गोपराज की पत्नी संपल देवी सती हुई, ठीक है। एरण विलेख में सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम एरण विलेख में। अंतिम गुप्त शासक कौन सा था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको। अंतिम, एक तो संस्थापक, एक अंतिम, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। रामायण व महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो गुप्त काल में अनेक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ रचे गए, ठीक है। तो इनकी रचना गुप्त काल में हुई थी, रामायण और महाभारत की रचना। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना कुमारगुप्त समय हुई और इसके लेखक कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वत्सभट्टी। मंदसौर प्रशस्ति वत्सभट्टी ने लिखी। मृच्छकटिकम नाटक किसने लिखा? ये मृच्छकटिकम एक नाटक है जो कि एक दुखद नाटक है। इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछा गया कि इसका मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। तो लिखा किसने? ये शूद्रक। ये आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी मैं पुस्तकें, नाटक ये लेके आए हूँ ना, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछे जाएंगे 100%। पहले ही पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। देवीचंद्र गुप्तम, ये भी विशाखदत्त ने लिखे नाटक। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। ये भी बहुत बार पूछी गई, अनगिनत बार पूछी गई ये पुस्तक। पंचतंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, विष्णु शर्मा ने लिखी। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया? ये भी पूछा गया है। कलीला दमना। कलीला दमना नाम से। कामसूत्र पुस्तक किसने लिखी?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कामसूत्र वात्स्यायन, कामसूत्र वात्स्यायन 2-3 बार आपको याद रख करना है तो अपने आप याद हो जाएगी। भारत का शेक्सपियर नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये रचनाएं सभी किसकी है? कालिदास की। किसकी है? कालिदास की। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम बताइए। तो ये आर्यभट्टी, आर्यभट्टियम। ठीक है, इसने शून्य की खोज की। ठीक है, पाई का मान बताया, सूर्य व चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया। ठीक है, और आयुर्वेद ग्रंथ किसने लिखा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन्वंतरी, जो कि एक चिकित्सक था। अष्टांग हृदय संहिता किसने लिखी? ये पुस्तक भी पूछी गई है एग्जाम में। अष्टांग हृदय संहिता किसने लिखी? वाग्भट। किसने? वाग्भट। अब गुप्त काल की आगे शब्दावली आएगी कि गुप्त काल में शब्दावली कैसी थी, किसको क्या बोलते थे आज के हिसाब से। अमात्य किसे कहते थे? राजा सहयोग के लिए मंत्री परिषद होती थी ना, उसे क्या कहते थे? अमात्य। महाबलाधिकृत, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, जिसे कमांडर कह सकते हैं, उसे महाबलाधिकृत कहते थे उस समय। प्रांतों को क्या कहा जाता था? देश, अवनी या भुक्ति। गुप्त वंश के पतन के समय कौन सी रियासत सबसे पहले स्वतंत्र हुई? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है जूनागढ़। जूनागढ़। जिले को उस समय क्या कहा जाता था? विषय। जिले को विषय। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये अनेक बार ऐसे ही पूछा जा चुका है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोरा नदी के किनारे। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाओं की संख्या कुल कितनी है? तो ये 29 या 30। ठीक है, जो भी ऑप्शन में आए वो आपको करना है, 29 या 30। अगली हमारी बाघ गुफा कहाँ स्थित है? तो ये धार मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? ध्यान में रखना है आपको। बाघ गुफा, धार मध्य प्रदेश। यहाँ लौकिक चित्र है। गुप्तकालीन शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण। ठीक है, तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। भितरगांव का लक्ष्मण मंदिर, ये भी ध्यान रखना, ये स्थित कहाँ है, ये भी पूछे जाते हैं। भितरगांव का लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? कानपुर में। पंचायतन शैली का बना गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? दशावतार मंदिर, जो कि स्थित कहाँ है? देवगढ़, झांसी। दशावतार मंदिर, देवगढ़, झांसी। ईंटों से बना प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? भितरगांव मंदिर, कानपुर। भितरगांव मंदिर, कानपुर। तो गुप्त काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनका हमने अध्ययन किया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता की समय सीमा क्या थी? 1500 से 1000 वैदिक सभ्यता की सीमा थी, और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल की सीमा थी, ईसा पूर्व है। ठीक है, वेदों के कितने प्रकार हैं? तो वेदों के 4 प्रकार के वेद होते हैं। ठीक है, वेद त्रयी में शामिल कौन सा वेद नहीं है? वेद त्रयी में शामिल कौन सा वेद नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। उपवेद वैदिक साहित्य में नहीं आता, ये तथ्य आपको याद रखना है। उपवेद वैदिक साहित्य में नहीं आता। वेद और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। वेद और आर्य का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान एवं आर्यों का अर्थ सर्वश्रेष्ठ होता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार जिक्र हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार जिक्र हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का जिक्र हुआ है।
ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते हैं? तो दयानंद सरस्वती जी हैं जो कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ से मानते हैं? तो ये मानते हैं तिब्बत से। कहाँ से मानते हैं? तिब्बत से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तिलक आर्यों का मूल स्थान कहाँ से मानते हैं? तो तिलक जी है ना, वो उत्तरी ध्रुव से मानते हैं आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव से। मिक्स मूलर आर्यों का स्थान कहाँ से मानते हैं? मध्य एशिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है तर्क, मिक्स मूलर वाला। ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि मिक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान था, तो इसमें आएगा मध्य एशिया। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो ऋग्वेद की सभी वेदों की भाषा कौन सी है? संस्कृत। यह आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। वेदों का संकलन किसने किया? महर्षि द्वितीयायन वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त अग्नि व द्वितीय इंद्र को समर्पित है। तो ये अक्सर ये प्रश्न पूछा था कि ऋग्वेद में प्रथम सूक्त किसको समर्पित है? तो अग्नि एवं द्वितीय इंद्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में हुआ है? तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में जो सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है, जो कि किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। कर्षि मंत्रों का उल्लेख किस मंडल में हुआ है? तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में कर्षि मंत्रों का उल्लेख हुआ है। दासराग्य युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में हुआ है। दासराग्य युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में हुआ है? 7वें मंडल में, ठीक है। यह दासराग्य है, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में हुआ है, ठीक है। सोम देवता क्या होता है? जिसे हम शराब कहते हैं, दारू कहते हैं, उसे सोम देवता कहते हैं। सोम का पालन वही करता था जो कि जिसने 3 वर्ष गृहस्थ जीवन बिताया है। जिसने 3 वर्ष गृहस्थ जीवन बिताया है वही सोम का पालन कर सकता था। सोम हिमालय की मुंजवत चोटी से प्राप्त होता था, ठीक है। अस्तोमा सदगमे का उल्लेख ऋग्वेद में है, ठीक है। अस्तोमा सदगमे का कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद में। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ठीक है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है ना। बृहस्पति का अर्थ क्या होता है? यानी बृहस्पति का शाब्दिक अर्थ इसमें वैदिक काल में क्या था? तो इसका था चारागाहों के बड़े जत्थे का प्रधान होता था ना, उसे हम बृहस्पति कहते थे, ठीक है। बृहस्पति का क्या अर्थ था? चारागाहों के बड़े जत्थे का प्रधान। ऋग्वेद में सूतकार व्रतकार का भी उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वेद में सूतकार, जिसे क्या रथ चलाने वाला होता है ना, तो उसे हम सूतकार कहते हैं। तो ऋग्वेद में उसका भी उपनयन संस्कार होता था, जो कि उत्तर वेद में बंद हो गया था, ठीक है। ऋग्वेद में सभा का 8 बार, ये सभा समिति, ये एक वो थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, गण का 46 बार और विद्युत का 122 बार उल्लेख है, ठीक है। आर्यों का प्राचीन देवता कौन सा था? घो या घोष, ठीक है। तो ये दोनों एक ही हैं, इनके उपनाम है घो या घोष, ठीक है। दोनों एक ही हैं। आर्यों का प्राचीन देवता घो या घोष था, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। ऋग्वेद की रचना किस नदी के किनारे हुई? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सरस्वती नदी के किनारे। ऋग्वेद की पवित्र नदी सौभाग्यदायिनी सरस्वती नदी पराशर अरब सागर में लुप्त होती थी, ठीक है। पराशर अरब सागर में लुप्त होती है, प्रश्न बहुत बार पूछा गया। उस पराशर
अरब सागर में लुप्त होती थी। ऋग्वेद में वर्णित शब्द कितने अर्थ होते हैं? ऋग्वेद में वर्ण का अर्थ यानी कितने अर्थ होते हैं वर्ण के, ठीक है। तो पहला तो रंग, दूसरा व्यवसाय। ये यहाँ वर्णन नहीं है, ये नए कल छपा हुआ वर्ण है। ऋग्वेद में वर्ण का कितने अर्थों में आया है वर्ण शब्द? तो ये 2 अर्थों में आया है, पहला तो रंग, दूसरा व्यवसाय, ठीक है। तो ये वर्ण है। ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक था, यह आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था और ये पितृसत्तात्मक है। ऋग्वेद में वृहतु का अर्थ क्या होता है? वृहतु, ऋग्वेद में वृहतु का अर्थ क्या होता है? तो ये विदाई समय महिला को दिया जाने वाला उपहार, इसे हम वृहतु कहते हैं। ये नाम याद रखने हैं कि वृहतु क्या है, ये आपको पूछ सकता है। और नाई को उस समय किस नाम से पुकारा जाता था? वक्ता। बढ़ई को तक्षक, ये बड्डी नहीं है, ये बढ़ई है, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है। बढ़ई को तक्षक। व्यापारी को पणी कहते थे। व्यापारी को क्या? पणी। पणियों से आर्य डरते थे क्योंकि ये गायें चुराते थे, ठीक है। पणी व्यापारी थे। ऋग्वेद में आर्थिक व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था, ठीक है। उस समय कृषि एवं पशुपालन पे आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई थी, ठीक है। ऋग्वेद में जो राजा होता था ना, वो वंशानुगत नहीं होता था, उसका चुनाव किया जाता था। उत्तर वेद में राजा वंशानुगत हो गया था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। ऋग्वेद में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, ठीक है, लेकिन उत्तरवेदी काल में राजा भूमि का स्वामी हो गया था, ठीक है। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द प्रयोग, युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? गविष्ट। गायों की खोज को गवेषणा कहा जाता था। गायों की खोज को क्या कहा जाता था? गवेषणा। ऋग्वेद में निवि क्या है? तो ये निवि एक वस्त्र है, ठीक है, जो कि कमर के नीचे पहने जाना वाला वस्त्र है। और अधिवासस कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र अधिवासस। चांदी का उल्लेख रजतहिरण्य नाम से यजुर्वेद में हुआ है, ठीक है। चांदी का उल्लेख रजतहिरण्य नाम से यजुर्वेद में है। उसनीय व निस्क क्या है? तो उसनीय क्या है? ये पुरुष की एक पगड़ी है, ठीक है। और निस्क क्या है? ये गले का एक आहार है जो कि आगे जाकर सिक्का कहलाया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसने बहुत बार पूछा गया क्या है? ये पुरुष की पगड़ी है। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक होने लगा? तो यह आएगा लोहे का, ठीक है। अथर्ववेद में श्याम अयस्क लोहे के लिए आया है। अथर्ववेद में श्याम अयस्क लोहे के लिए आया है। अयस्क शब्द तांबे और कांस्य के लिए आया है। ये कांस्य नहीं, कांस्य। अयस्क शब्द तांबे व कांस्य के लिए आया है, ठीक है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है अन्न ही ब्रह्मा है, कहा गया है। चावल को वरही या तंदूल कहा गया है, ठीक है। वरही या तंदूल कहा गया है। ये वरही, व के नीचे रे और ही, ये इस प्रकार होगा, ये गलत छपा हुआ है। या तंदूल कहा गया। गेहूं के लिए कौन शब्द आया है? गेहूं के लिए गोधूम और गन्ना के लिए इच्छु शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई, ठीक है। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। विधवा से उत्पन्न पुत्र को किस नाम से जाना जाता था? देदिस्ते। उत्तर वैदिक काल का मुख्य वेद कौन सा है? सामवेद, ठीक है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाना, संगीत। ये बहुत बार पूछा गया है, साम का शाब्दिक अर्थ गाना, संगीत। सामवेद ऋग्वेद का अभिन्न अंग है क्योंकि सामवेद में अधिकतर जो मंत्र है ना, वो सीधे ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। सामवेद का एकमात्र उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है। सामवेद का एकमात्र उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद।
मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया, ठीक है, जिसे पूर्ण इब्राहिम सरहिंदी ने किया, ठीक है। नष्ट होते हुए राष्ट्र की तुलना पानी भरती हुई नाव से किस वेद में की गई है? तो ये अथर्ववेद में की गई है, ठीक है। नष्ट होती हुई राष्ट्र की तुलना पानी भरती हुई नाव से, ये भरती उस प्रकार है बह रहती भरती, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। किस वेद से की गई है? अथर्ववेद में। युद्ध पहले मस्तिष्क में फिर रणभूमि में लड़ा जाता है, ठीक है। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है वैसे तथ्य के हिसाब से भी। युद्ध पहले मस्तिष्क में फिर रणभूमि में लड़ा जाता है, ये किस वेद में उल्लेख है? तो ये है अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। अतिथि देवो भव कहाँ से लिया गया है? अतिथि देव देवता के समान है, ठीक है, तो ये तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव तैत्तरीय उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? 18 ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि वेदों को आसान भाषा में समझाने के लिए बनाए गए हैं। परल्य मत्स्य अवतार कथा, ये है परल्य। परल्य परल्य नहीं आता क्या? जैसे पानी बाढ़ आ जाए तो उस प्रकार। परल्य मत्स्य अवतार कथा या राजा दुष्यंत व्रत कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्योंकि ये सबसे बड़ा है ब्राह्मण ग्रंथों में, तो इसे हम लघु वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। आरण्य क्या है? तो एकांत में ऋषियों ने लिखे, ठीक है। एकांत में बैठकर ऋषियों ने आत्मा, परमात्मा, विषय, प्राण, विद्या, वर्तमान में 7 ऋण हैं। वर्तमान कितने ऋण हैं? 7 ऋण हैं। अथर्ववेद का कोई अरण्य नहीं है। तो इस प्रकार हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे जो कि वैदिक सभ्यता से पूछे जा सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस के हाल ही के शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आगे की शिफ्टों में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप वीडियो पर निरंतर बने रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपको सभी को पता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की याद में, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा ब, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगत सिंह ने असेंबली में किस बिल के विरोध में बम गिराया था? ये बिल है। भगत सिंह ने असेंबली में किस बिल के विरोध में बम गिराया था? ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा पब्लिक सेफ्टी बिल। दूसरा भारतीय सत्ता अधिनियम, स्थायी बंदोबस्त, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में असेंबली में भगत सिंह ने बम गिराया था। भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा से लिया गया है, तो इसका उत्तर कनाडा आएगा। ये एग्जाम में आपके पूछा गया था। हरित क्रांति के दौरान कौन सी 2 फसलों का उत्पादन बढ़ा? गेहूं और चावल, चना और जौ, गेहूं बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, गेहूं और चावल। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा था। तो ये उत्तर करके आया है, उसका क्वेश्चन सही गया है। ये 20 नवंबर को पूछा गया था, सॉरी, ये प्रश्न। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो शाही पत्रकार, विदेशी मुद्रा, रक्षा, ठीक है, और ये विद्युत विभाग, ठीक है। तो दीवान ए अर्ज ये रक्षा से संबंधित था। जो रक्षा का विभाग था ना, उसको दीवान ए अर्ज कहते थे।
2011 की जनगणना अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक थी? ठीक है, ये पुराना करंट जीके से पूछा गया है। 134, ब 131, स 136, द 150। तो इसका उत्तर आएगा 134, ए ऑप्शन। जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया? 101वां, 104वां, से 86वां, द 42वां। तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1993, 1995, 1990, 1986। तो इसका ऑप्शन आएगा 1993। तो आपको योजना से भी 1% पूछा जा रहा है, इसलिए आप इनको याद जरूर कर लें। लिंगानुपात सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश का है? दमन-दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो जिसने दमन-दीव किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता है बिहार ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी। तो इसका उत्तर आएगा पश्चिम बंगाल। 10 करोड़ से कम किसकी जनसंख्या थी 2011 के अनुसार, जनगणना अनुसार? पश्चिम बंगाल। सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, छठ पर्व है। तो सोनल मानसिंह है ना, वो भरतनाट्यम से संबंधित है। तो इस शास्त्रीय नृत्य इसके कलाकारों से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसे याद कर लें। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके समय लागू की गई थी? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन के समय तो बांग्लादेश विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। तो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय लागू की गई थी। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान कब शामिल किए गए थे? 1976, 78, 86, 1995। तो जिसने उत्तर 1976 किया है उसका एकदम सही है। भारत के संविधान में यदि कोई भी संशोधन होता है तो उसकी स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर आएगा राष्ट्रपति। ठीक है। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? ठीक है, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किरान घराना, पटियाला घराना, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना। तो जिसने किराना घराना उत्तर किया है ना, उसका एकदम सही है। ठीक है। तो कौन किसी घराने से संबंधित, यह भी आपको याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है? 14 से 32, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 63 से 67। तो इसमें आएगा अनुच्छेद 36 से 51। मल्लिका साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक, कथकली। तो इसमें आएगा कुचिपुड़ी। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, इन दोनों की कलाकार है। तो इस ऑप्शन में आएगा ए कुचिपुड़ी। किस केंद्र शासित प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता सर्वाधिक है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन-दीव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको याद रखना है। तो जनगणना से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मौर्य काल से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, बाणभट्ट, कालिदास। तो इसमें उत्तर आएगा विष्णुगुप्त, क्योंकि चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त ही है, ये आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906, 1985, 1997, 1983। तो इसका उत्तर आएगा 1906। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी स्थापना की थी। 2027 में फुटबॉल एशिया कप का आयोजन कहाँ होगा? जापान, अमेरिका, सऊदी अरब और भारत। तो 2027 में होगा सऊदी अरब में।
अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन थे? मधु मंसूरी, मुल्क राज आनंद, पंडित जसराज, भीम वर्मा। तो अनटचेबल के लेखक है मुल्क राज आनंद। विलासिनी नाट्यम लोक नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो ये है आंध्र प्रदेश का विलासिनी नाट्यम, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस मुगल बादशाह ने किया था? अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला। तो आपको सबको पता है इसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर। ठीक है। राज्यपाल का संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तानपुरा, तबला, सितार। तो ये सितार से संबंधित है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, सोनल मानसिंह, रुडयार्ड किपलिंग। तो इसका उत्तर आएगा मिडनाइट चिल्ड्रन का सलमान रुश्दी। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि राष्ट्रपति किस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है या सज़ा कम कर सकता है? तो अनुच्छेद 72। तो राष्ट्रपति से और गुप्त काल, मौर्य काल और आधुनिक भारत संस्था से इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर में एमएस वर्ड से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया जीके के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम सभी को देखेंगे, इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस किस उपनाम से जाना जाता है? ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस किस उपनाम से जाना जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य सभ्यता। यह है कांस्य सभ्यता। तो इसका आंसर आएगा चौथा, यह सभी। इसको इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया? सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया? पहला ऑप्शन है जॉन मोर्सल, दूसरा है विलियम बटन, तीसरा है जॉन बटन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जॉन मोर्सल ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। जॉन मोर्सल ने, यह आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं हम। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1861 कनिंघम के नेतृत्व में। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। 1904 में इसके निदेशक जॉन मोर्सल बने थे, जॉन मोर्सल। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थान कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है, मांडा, जम्मू कश्मीर। ये पहला ऑप्शन आ जाएगा, मांडा, जम्मू कश्मीर। C14 पत्ती के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय कौन सा है? 3500 से 1300 ईसा पूर्व, 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 3250 से 2750 ईसा पूर्व। तो ये 2350 से 1750 ये तो है DP अग्रवाल के अनुसार। 3250 से 2750 है जॉन मोर्सल के अनुसार। इसका उत्तर आएगा C14, यानी कार्बन 14 पत्ती आती है जिससे किसी भी वस्तु का कितनी उम्र है इसकी अनुमान लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा पहला, 3500 से 1300 ईसा पूर्व। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु प्रजाति निर्माता माने जाते हैं। सिंधु प्रजाति निर्माता माने जाते हैं भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन, यूरोप, एशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा पहला आएगा इसमें
भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन। आगे चलते हैं। हड़प्पा की खोज कब व किसने की? हड़प्पा सभ्यता है ना, तो उसकी खोज कब व किसने की? ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, 1924 डी कोसाम्बी, बीबी लाल। तो इसका आएगा उत्तर 1921 दयाराम साहनी, 1921 दयाराम साहनी। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्त्री गर्भ से निकलता पेड़ चित्र, स्त्री गर्भ से निकलता पेड़ चित्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से, लोथल से, रोपड़ से। तो ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? नटराज की मूर्ति तो ये मिली है हड़प्पा से। नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मुद्रा में पैर में सांप दबाए गरुड़ चित्र, एक मुद्रा में पैर में सांप दबाए गरुड़ चित्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल, हड़प्पा। तो इसका उत्तर आएगा एक मुद्रा में सांप में दबाए, इसका हड़प्पा, हड़प्पा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मर्तकों का टिल्ला, सुंदर, मन को बहाने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन आएगा मर्तकों का टीला। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब व किसने किया? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूपवंश, डी कोसाम्बी। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका उत्तर आएगा पहला, राखलदास बनर्जी, 1922 में किया गया था। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है हमारे मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से, जिसके चारों ओर पेड़ियाँ भी बनी हुई थी। डी कोसाम्बी ने इसे आश्रय कहा था। ठीक है, तत्कालीन विश्व का आश्रय। मलेरिया के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मलेरिया के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपको ऐसे ध्यान रखना, इसमें मलेरिया भी में आ रहा है और मोहनजोदड़ो में भी में आ रहा है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, मलेरिया के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों को जोड़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? प्लास्टिक, लोहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जिप्सम प्लस चूना का उपयोग किया जाता था। तो इसमें उत्तर आएगा तीसरा ऑप्शन। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों की आकृति का अनुपात था, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसका आएगा 4:2:1। ये पहला आएगा 4:2:1। सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये मातृ शतात्मक थी या पितृ शतात्मक थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये मातृ शतात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ शतात्मक थी। और वैदिक सभ्यता कौन सी थी? पितृ शतात्मक, और ये मातृ शतात्मक। मन का उद्योग कहाँ से प्राप्त हुआ? मन का उद्योग चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ मन का उद्योग। सिंधुवासी कपास को किस नाम से पुकारते थे? सिंधुवासी कपास को किस नाम से पुकारते थे? ये आएगा स्वीडस। कपास को स्वीडस के नाम से पुकारते थे, स्वीडन। ये पहला आएगा स्वीडन। सिंधुवासी इसे स्वीडन कहते थे कपास को। ठीक है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? इसका उत्तर आएगा मोहनजोदड़ो। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। तो इसका आएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये उत्तर आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण जलवायु परिवर्तन कौन मानता है? ये अमलानंद घोष है ना, ये मानता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है,
चनहुदड़ो की खोज किसने की? 1934 एन.जी. मजूमदार, डिल्स, एकदत्त शर्मा, एस.आर. राव। तो इसका उत्तर आएगा 1934 एन.जी. मजूमदार। ये पहला इसका उत्तर आएगा। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री प्राप्त हुई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी के अंदर से आएगा प्रश्न, कोई सी भी एग्जाम दे के आओ आपसे। सूतकांगे डोर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का स्थित है, कहाँ स्थित है? तो स्थित है बलूचिस्तान, पाकिस्तान। सूतकांगे डोर जिसकी 1927 में खोज की गई थी, ठीक है, R.L. स्टाइन द्वारा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले? तो ये बंदरगाह के अवशेष मिले थे लोथल, लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में। भारत में सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? ठीक है, तो भारत में सबसे पहले रोपड़, रोपड़ खोजा गया था, ठीक है, भारत में सबसे पहले स्थान। सिंधु घाटी के सर्वाधिक किस स्थान किस राज्य से मिले हैं? ठीक है, तो सर्वाधिक स्थान हमें गुजरात राज्य से मिले हैं, गुजरात, ठीक है। रोपड़ स्थल का उत्खनन किसने किया? रोपड़ स्थल का उत्खनन करवाया था एकदत्त शर्मा, एकदत्त शर्मा। यह आपको ध्यान में रखना है। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है? बनवाली हिसार, हरियाणा, हरियाणा में स्थित है। राजस्थान में भी नहीं है, पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपको याद रखना है हिसार, हरियाणा। मकान में दावन पात्र व सोने की बर्तन पुलिस युक्त कहाँ से मिले? जो कि एक समृद्ध शहर था, यानी बनवाली है ना जो हरियाणा मिला, वो एक समृद्ध शहर था जहाँ से दावन पात्र भी मिले, ठीक है, और सोने की पुलिस युक्त बर्तन मिले। और शहर और दुर्ग था ना, वो एक ही प्राचीर में मिली, और तारे के आकार की वो मिली, सड़क मिली, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ये एक समृद्ध शहर था, ठीक है। बनवाली इसका उत्तर आएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम। हड्डी की सुई किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? तो यह आपको याद रखना है राखी गड्डी, ठीक है, राखी गड्डी स्थान से हड्डी की सुई प्राप्त हुई, राखी गड्डी। यहाँ बिना ले की मोहर भी प्राप्त हुई है। लोथल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा ये भोगवा व सागरमती, सिंधु, गंगा, तो ये है भोगवा व सागरमती नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। जहाज का निर्माण व सिकोत्री माता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? सिकोत्री माता जो कि समुद्री देवी थी, ठीक है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा जाता था, माना जाता था। तो जहाज़ों का निर्माण कहाँ से होता है? लोथल, लोथल में जहाज़ों का निर्माण होता था। वह स्थल कौन सा है जिसका अर्थ सफ़ेद कुआं होता है? वह जो गुजरात में स्थित है। तो धोलावीरा का अर्थ क्या है? धोलावीरा सफ़ेद कुआं, और ये स्थित कहाँ है? गुजरात। यहाँ यहाँ खेल स्टेडियम भी प्राप्त हुआ, खेल स्टेडियम भी यहाँ प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। खेल स्टेडियम व सुनामी साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये मिले हैं धोलावीरा। खेल स्टेडियम व सुनामी साक्ष्य धोलावीरा। कलश समाधान व घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली? तो ये मिली सुरकोटड़ा, ये आपको ध्यान रखना, सुरकोटड़ा। आगे बढ़ते हैं। घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली? सुरकोटड़ा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, तो इसमें आएगा सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा घोड़े की हड्डी। ये बहुत बार पूछा गया। नाव मॉडल व पंचतंत्र कहानी चित्र कहाँ से मिले? ये पंचतंत्र कहानी
वैसे आधुनिक में तो विष्णु शर्मा द्वारा माने जाते हैं, लेकिन नाव मॉडल व पंचतंत्र कहानी चित्र ये हमारे मिले हैं। नाव मॉडल व पंचतंत्र कहानी चित्र ये देख के बताएंगे। ये जैसे कालीबंगा, सुरकोटड़ा, या इसको देख के बताएंगे। ये संशय है इस प्रश्न में, ठीक है। बिना लेख की मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई? ये हो राखी गड्डी। बिना लेख की मोहर राखी गड्डी से प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता किस राज्य में स्थित है? हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर आएगा हनुमानगढ़, राजस्थान। यह आपको रटने हैं, सभी प्रश्न याद करने, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता किस राज्य में स्थित है? हनुमानगढ़, राजस्थान। ये रिपीट हो गया प्रश्न, हनुमानगढ़, राजस्थान। कालीबंगा सभ्यता की किसने खोज की? तो इसकी खोज 1921 में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष, जो आपको ध्यान में रखना है। अमलानंद घोष, रविंद्र सिंह ने भी नहीं की, गोपाल ने भी नहीं की, SR राव ने भी नहीं की। तो आपको ध्यान रखना है अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी के बर्तन, काले रंग की चूड़ियाँ, काला तेल, काले रंग के मकान। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? ठीक है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है धोलावीरा, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है बालाकोट। तो इसका उत्तर आएगा कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है। दीनहीन बस्ती, भूकंप के साक्ष्य, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, मिश्रित फसल आदि कहाँ से मिली? ठीक है, ये अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं कि किस स्थान को दीनहीन बस्ती, या वहाँ से किस स्थान से भूकंप के साक्ष्य मिले, कहाँ से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, मिश्रित फसल की, और कहाँ से मिश्रित फसल और फसल जोत के साक्ष्य मिले, यानी उमरा कहते हैं उसे, फसल जोत के साक्ष्य, हल की जुताई के निशान कहाँ से मिले। तो यह आपको याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो नहीं, कालीबंगा। इसका उत्तर आएगा कालीबंगा। कालीबंगा इसका आंसर आएगा। आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है एवं उसकी खोज किसने की? ठीक है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। 1953 में इसकी खोज की अक्षय कीर्ति व्यास में। अक्षय कीर्ति इसकी सभ्यता, इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास में। 51 जोडिल्स IS वेस्ट 1931 रविंद्र सिंह। तो इसका उत्तर आएगा 1953 अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, आहट नहीं है, ये मिस प्रिंट है, आहड़ आएगा। और इसकी खोज की अक्षय कीर्ति व्यास ने। आगाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी किस सभ्यता के उपनाम है? तो ये उपनाम है आहड़ सभ्यता को धूलकोट, ताम्रवती नगरी कह जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 90% तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। 90% तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से त्रिशूल, तांबे गलाने की भट्टियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये उत्तर आएगा आहड़। अनाज रखने के गोरे व कोठे, यूनानी देवता अपोलो का चित्र, तांबा गलाने की भट्टी, ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर में स्थित है। सिंधु घाटी, ये सभी प्रश्न हो गए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको ऐसी सीरीज लाते रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।